कल हम लोगों ने बात की थी आपका 215 तक, अब बात होनी 216 पे। और जो 216 वो पिछली सीआरपीसी में 215 ए थी, और 215 ए जो पिछली सीआरपीसी में थी वो क्या कहती थी? सेक्शन 195 ए ये आईपीसी में नया जोड़ा गया था, और सेक्शन 195 ए ये कहता था कि अगर किसी साक्षी को झूठा साक्ष्य देने के लिए धमकाया जाएगा, यानी पर्टिकुलर ऑफेंस था, साक्ष्य झूठा, इसे देने के लिए उकसाया जाएगा, तो फिर 195 ए इसके अंतर्गत अपराध ये कारित होता था। और 195 ए इसके अंतर्गत 7 साल शायद सजा ये प्रोवाइड की गई थी। अब भारतीय न्याय संहिता आ गई, तो 195 ए का जो सेक्शन था वो 232 ये बन गया, और उसके लिए प्रक्रिया जो 215 ए में दी गई थी, 215 कह गए, जो 195 ए में दी गई थी वहां वो अब 216 में दे दी, क्योंकि अब ए बी सी डी इन सबको खत्म करना, ठीक है, युक्ति संगत है। जब आप मास स्केल पर अमेंड कर ही रहे हो तो ए बी सी डी इसे रखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। 195 सेक्शन डील किससे कर रहा है? लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान से, लोक न्याय पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से, और न्यायालयीन कार्यवाही में जो साक्ष्य मिथ्या अगर दिया जाता है उससे। तो अगर किसी साक्षी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी वगैरह ये दी जा रही है तो डेफिनेटली इसे पूर्व में 195 के साथ ही जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो सेक्शन किससे संबंधित था? लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान से और लोक न्याय पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से। तो पूर्व में ये 195 ए इसी रूप में था, लेकिन वर्तमान में जब सीआरपीसी मॉस स्केल पर अमेंड की है तो इसे ठीक 215 के बाद ही आना चाहिए। तो ठीक 215 ए के 215 के बाद 216 उन्होंने 195 ए जो पूर्व में था उसे स्थान दिया है। और स्पेशल प्रक्रिया इसके संबंध में भी दी है, यानी मजिस्ट्रेट उस ढंग से संज्ञान नहीं कर सकता जो 210 का तरीका है। यह पूर्व में जो 190 का तरीका था, वहां तो कोई भी व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत कर सकता था, या फिर पुलिस रिपोर्ट जो कि उस अन्वेषण पर आधारित हो सकती थी जो किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई सूचना के आधार पर किया गया था, यह मजिस्ट्रेट की स्वयं की जानकारी, उसके आधार पर भी संज्ञान किए जा सकते थे। और अब भी 210 में यही लिखा है, लेकिन स्पेशल प्रोसीजर कुछ अपराधों के बारे में यह अनुचिंतित किया गया है, और यही स्थिति यहां है। यहां कहता है कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 232 के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद ये फाइल कर सकेगा, ठीक है, कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति, यानी दो ही लोग, वो साक्षी और वो अन्य व्यक्ति। लेकिन ड्राफ्टिंग की कमी अभी भी है। ये परिवाद कहां फाइल किया जाए इस संबंध में यहां कुछ भी नहीं लिखा है। भाई इतना ही लिखा है ना, कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति। धारा 232 के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा, तो कोई विशेष स्थान ये नहीं बताया, और जब नहीं बताया तो इसका मतलब ये हो गया कि सामान्य व्यवस्था ये लागू होगी, और जब सामान्य व्यवस्था लागू होगी तो 177 से लेकर 189 जो पूर्व में क्रिमिनल कोर्ट्स का जुडिक्शन से संबंधित प्रोविजन थे, और अब जो कितने से कितने तक हो गए, वो जितने से जितने तक हो गए,
शायद 197 से शुरुआत अब हुई है, ठीक है, 207 208 तक गया है मसला, या 209 तक, ठीक है। तो वहां पर जिस भी न्यायालय को अधिकारिता आ रही होगी, अर्थात जिस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर आपराधिक कृत्य किया गया होगा, ठीक है, सामान्य क्रम में उसी को जुडिक्शन रहता है। तो अगर साक्षी को जिस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में धमकी वगैरह दी गई होगी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, उसी न्यायालय को जुडिक्शन रहेगा, और वहां एफआईआर ये नहीं होगा, ठीक है। और मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी के आधार पर ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि संज्ञान करने का तरीका उन्होंने बता दिया कि परिवाद आना चाहिए, और परिवाद या तो साक्षी प्रस्तुत करे या कोई अन्य व्यक्ति, यानी स्वतः संज्ञान रुक गया, ठीक है ना। इसका मतलब स्वतः संज्ञान नहीं होगा, मजिस्ट्रेट सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहें तो नहीं ले पाएंगे, और अन्वेषण के आधार पर कोई पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत हो उसमें संज्ञान ले, वो भी नहीं कर पाएंगे। केवल कंप्लेंट यही प्रस्तुत होगी, और वो कौन करेगा, या तो साक्षी करे या कोई अन्य व्यक्ति करे। तो संज्ञान के दो तरीके, ये रुक गए, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि साक्षी को धमकाकर मिथ्या साक्ष्य उपाप्त करने के मामले में संज्ञान की सामान्य प्रक्रिया ये लागू होगी, ये बात बोली नहीं जा सकती है। अगला सेक्शन 217 है, कहता राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। इसमें जो सेक्शन पहले दिए गए थे, अब उनके भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन बदल गए। 153A, 153B, 505, 2 और 3, 295A, ये सारे सेक्शन पहले इसमें लिखे हुए थे। अब उन्होंने भारतीय न्याय संहिता के ये सेक्शन मेंशन कर दिए, ये लगभग वही बातें कहते हैं, ठीक है। आप देखें 196 क्या कह रहा है, एक 196 वो कह रहा है जो पहले 153A कहता था। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना, ये पहले 153A के अंतर्गत अपराध था। आज की डेट पर यह 196 हो गया। 197 वो है जो पूर्व में 153B होता था, ठीक है। 299 वो होगा जो 295A होता था, ठीक है। हम अंदाज लगा रहे हैं, आप करेस्पॉन्डिंग सेक्शंस देख लेंगे और होंगे यही। 505, 2 और 3 जो कहता था, 505, 2 और 3 क्या कहता था, आप कोई ऐसी जनश्रुति, ठीक है, या कथन, ये रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच रही है, ठीक है, ऐसा कोई कथन या जनश्रुति आप प्रकाशित कर रहे हैं। यह 505 सबसेक्शन 3 क्या कहता था, जब वे लोग पूजा के स्थान में इकट्ठे हैं, अपने धार्मिक कृत्य को निर्वहन कर रहे हैं, और तब आप ऐसा कथन या जनश्रुति ये उच्चारित कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, उनके विश्वासों को ठेस लग रही है। और इसी नेचर का, हम ये नहीं कह रहे इसी ढंग का, इसी नेचर का अपराध 295A में था। इस प्रकार के अपराध ही इन सेक्शंस में वर्णित है, ठीक है। तो ये सेक्शन जिन अपराधों की बाबत बात कर रहे हैं, वे अपराध सारे के सारे, यूं तो सारे ही अपराध राज्य के विरुद्ध होते हैं, लेकिन ये अपराध विशेषता राज्य के विरुद्ध समझे गए क्योंकि इसमें विभिन्न जो समुदाय हैं
उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात हो रही, और इस आधार पर राज्य की व्यवस्था, इसको भंग करने के प्रयत्न करने वालों को दंडित करने की बात है। इसलिए ये अपराध विशेषता राज्य के विरुद्ध माने गए, और इनमें जो अभियोजन है, ये करने की अधिकारिता राज्य को, ठीक है, प्रदान की गई। यूं तो सभी मामलों में अभियोजन राज्य ही करता है, लेकिन इन अपराधों में विशेषकर अभियोजन तभी होगा जबकि राज्य की अनुमति प्राप्त हो जाए, और राज्य कोई भी काम करेगा तो राज्य का कार्यकारी अंग वही करेगा। भाई राज्य, आप कोई भी काम करोगे तो कौन करेगा? आपके हाथ। भाई आप कोई भी काम करते हो तो कौन करता है काम? आपके हाथ ही तो काम करते हैं। तो अगर राज्य की ओर से कोई काम होगा तो डेफिनेटली काम कौन करेगा? कार्यपालिका यानी सरकार। तो इन अपराधों की दशा में अभियोजन राज्य की मंजूरी से ही किया जा सकेगा, यानी अभियुक्त को एक प्रकार की सुरक्षा मिल गई। सामान्य तरीके से संज्ञान नहीं होगा। अगर ये अपराध किए गए हैं तो सामान्य तरीके से संज्ञान नहीं होगा। अब आपको यह भी लग सकता है कि ये तो अभियुक्त को बचाने की कोशिश है, लेकिन ये बचाने की कोशिश नहीं है, बल्कि व्यवस्था को बचाने की कोशिश है। लोगों के साथ या हम लोगों के साथ दिक्कत यही है कि हम दोनों पहलुओं पर कभी विचार नहीं करते। हम सम्यक तरीके से नहीं सोचते, और सम्यक तरीके से न सोचने का जो कारण है वो सिर्फ इतना है कि हमने जितने शक्ति संपन्न लोगों को देखा है उन्हें प्रायः शक्ति का दुरुपयोग करते हुए ही देखा है। जबकि शक्ति आपको इसलिए दी जाती है कि आपसे अपेक्षित होता है कि आप शक्ति का सदुपयोग करेंगे, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक बनाई गई है इन अपराधों के होने की दशा में, वो इसलिए रखी गई है कि कोई झूठ मूठ यह न कहने लगे कि किसी ने 153A या 153B में अपराध किया है, जबकि वो 153A या 153B के अंतर्गत अपराध नहीं कर रहा था, बल्कि किसी धार्मिक समूह में प्रचलित रूढ़ियों पर हमला कर रहा था। ठीक है, आपके धार्मिक समूहों में जो रूढ़ियां होंगी उन पर जब हमला होगा तब भी लोग ये कह सकते हैं कि उनके धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाई गई है। ठीक है ना, जबकि इसको धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाना कहा ही नहीं जा सकता, और रूढ़ियों पर या अंधविश्वासों पर हमला होना ही चाहिए। ठीक है ना, जैसे हिंदुओं में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इनके पक्ष में अगर कोई लिख रहा है, ठीक है, या फिर महिलाओं को बराबरी का हक सैदाइकी में मिलना चाहिए, यह बात कोई कह रहा है, तो इसे हिंदू अपनी पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप और अपनी धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप ये भी कह सकते हैं। और ऐसे मुसलमानों में अभी 3 तलाक जब खत्म किया, ठीक है, तो 3 तलाक न तो हजरत की सुन्नत में मिलता है कहीं, न कुछ। ये आपका कब शुरू हुआ? उमैयद डायनेस्टी के समय। ठीक है, जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके समय भी ये नहीं था। ये तो उमैयद डायनेस्टी, जब हजरत मुआविया ने उमैयद डायनेस्टी स्थापित की, दमिश्क उसका केंद्र बना। 3 खलीफा हुए, एक का केंद्र आपका दमिश्क रहा उमैयद डायनेस्टी का, फिर अब्बासियों में खिलाफत गई, तब केंद्र हुआ बगदाद, और फिर ऑटोमन अंपायर ये स्थापित हुआ, तब केंद्र हुआ तुर्की। तो उमैयद डायनेस्टी के समय ये चीज पैदा हुई।
लेकिन 3 तलाक, 7 तलाकुल बिद्दत जब खत्म किया गया तो देश में हंगामा हुआ। अगर इसके खिलाफ पूर्व में वातावरण बनाया जा रहा है तो कहा तो यह जाएगा कि साहब, और कहा ही गया कि साहब हमारे धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप किया जा रहा, जबकि आपके धार्मिक विश्वासों कोई आपको ये तो बता नहीं रहा कि आप नमाज कैसे पढ़ोगे, हज कैसे करोगे, ज़कात कैसे करोगे, रोजा कैसे रखोगे, ये तो कोई बता नहीं रहा। तो फिर आपके धार्मिक विश्वासों में कैसे हस्तक्षेप है, ये तो है ही नहीं। लेकिन इस प्रकार की बातें चल सकती हैं, और जो समाज सुधारक हैं, जो ठीक बात करते हैं, उनका अभियोजन भी शुरू हो सकता है अगर इन अपराधों के किए जाने पर संज्ञान की सामान्य व्यवस्था लागू होगी। तो वे लोग जो विभिन्न धर्मों में, विभिन्न मतों में, विभिन्न मजहबों में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध लड़ते हैं, उनके विरुद्ध भी अभियोजन संस्थित हो सकते हैं और उन लोगों को भी दंडिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से यह बात रखी गई कि अगर ये अपराध होते हैं तो अभियोजन राज्य की सहमति, जब तक ये नहीं मिलती तब तक किसी भी व्यक्ति का अभियोजन इन अपराधों के लिए हो ही नहीं सकेगा। और अभियोजन हो या कोई और काम, राज्य जब भी कोई काम करेगा तो अपने कार्यकारी अंग, और राज्य का कार्यकारी अंग सरकार, यही है। इसीलिए जब हम लोग इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो देखेंगे केंद्रीय सरकार, यह संबंधित राज्य सरकार, उसकी अनुमति से ही इन अपराधों को किए जाने की दशा में, इनका दुष्प्रेरण किए जाने की दशा में, या इनका आपराधिक षड्यंत्र किए जाने की दशा में अभियोजन हो सकेगा। अदरवाइज जो अपराधों के संज्ञान की सामान्य प्रक्रिया है वो इन अपराधों के किए जाने की दशा में लागू नहीं होगी। तो कानून हमेशा बेहतर सोचकर बनाया जाता है, उसको बदतर करने का काम ये तो हम करते हैं। अब होता क्या है, जो केंद्र या राज्य की सरकार में बैठा है, अगर उसके मत के अनुरूप या उसके समर्थक ने इन धाराओं के अंतर्गत अपराध किया है तो वो न परमिशन देते हैं और न रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो भी इन अपराधों के होने की दशा में कोर्ट ने यह तय किया कि अगर गलत ढंग से परमिशन डिनाई की जाएगी तो हम डिसाइड करेंगे उस परमिशन की वैधता को। ठीक है, कि आपने सही डिनाई किया या गलत डिनाई किया। तो मामला कोर्ट के पाले में पहुंचे, ये तो तब होगा ना जब हम परमिशन या तो रिजेक्ट कर दें और या दे दें, तभी तो पहुंचेगा। तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, न परमिशन देंगे और न परमिशन रिजेक्ट करेंगे, दोनों ही काम नहीं करेंगे। ये जेएनयू में जब नारे लगे थे, ठीक है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब इन्हीं सेक्शंस में मामला दर्ज हुआ था और साल 1.5 साल तक अरविंद केजरीवाल जी परमिशन को दबाए बैठे रहे, उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी और जनता के बीच ये कहते रहे कि अगर उन्होंने कुछ किया तो प्रोसिक्यूट करो ना। ठीक है, अब जनता तो ये नहीं जानती कि परमिशन इसमें चाहिए। ठीक है, जनता को बात समझ में आ रही कि बात सही है, अगर भाई हुआ तो प्रोसिक्यूट करो, और प्रोसिक्यूट करने के लिए परमिशन चाहिए। तो आपने अब तक इन चीजों का दुरुपयोग देखा है, जबकि ये चीजें बनाई बेहतरी के लिए गई।
कि कहीं कोई ऐसा आदमी जो कुरीतियों पर हमला कर रहा हो, कहीं उसको प्रोसिक्यूट इन सेक्शंस के अंतर्गत न किया जाने लगे। एक चीज और, जब भी सरकार परमिशन देगी तो वो जुडिशियल वर्डिक्ट नहीं होगा। ये कृत्य कैसा है, परमिशन देना या न देना कार्यपालिक है। तो सरकार को इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम परमिशन डिनाई करते हैं कि नहीं देंगे, ठीक है, तब समाज पर क्या प्रभाव होगा, और परमिशन दे दें, ठीक है, तब समाज पर क्या प्रभाव होगा। हो सकता है, देखिए, दो बातें इस सेक्शन के इनेक्ट करने के पीछे हैं। जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी है इस सेक्शन के पीछे, वो दो तरीके की है। एक, कि उस व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन न शुरू हो जाए जो धर्मों की कुरीतियों पर हमला कर रहा हो, एक तो बात यह। दूसरी बात यह कि मान लिया अभियुक्त ने 153A 153B में अपराध किया है, मान लिया 505 सबसेक्शन 2(3) में किया है, लेकिन अपराध हुए इतना समय बीत गया कि अगर अब गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं तो जो उस समय नहीं हुआ वो इस समय शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप जनता को तो नहीं समझा सकते, ठीक है, आप जनता को समझा नहीं सकते, उस समय तो कुछ नहीं हुआ, या जो हुआ तो हो गया। अब अगर इस भले आदमी को हम प्रोसिक्यूट करें तो फिर से प्रोसेशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मानिए कोई धर्मगुरु है, उसने किया है ये, ठीक है, कोई मुस्लिमों के धर्मगुरु, उन्होंने हिंदुओं को गालियां दी, या हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, उन्होंने मुसलमानों को गालियां दी। अब उस समय जो होना था हो गया, अब इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट आ गई, ठीक है ना, अब होना है संज्ञान, ठीक है ना। कंप्लेंट अगर आती तो तुरंत संज्ञान होना होता, ठीक है। अब मानिए इन्वेस्टिगेशन हुआ, अब पुलिस रिपोर्ट आ गई, या किसी ने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो भी परमिशन चाहिए, बिना, क्योंकि कंप्लेंट पर तो तत्काल संज्ञान होगा, ठीक है, तो तत्काल परमिशन चाहिए। अब सवाल यह है कि जो होना था हो गया, अब हम दे परमिशन, ठीक है, परमिशन दे दें, अब ये जाएंगे, ठीक है, रोज अदालत के बाहर झगड़ा, अब हम पुलिस और पीएससी ये सब लगाएं, ठीक है ना, तो जो झंझट पहले नहीं हुआ वो अब होंगे, और जो अब उन बातों को जो इन्होंने कही थी वो लोग भूल भी गए, ठीक है ना, तो ठीक है, परमिशन डिनाई ये की जाएगी। और यहां परमिशन डिनाई करना इस आधार पर नहीं है कि वो निर्दोष है, निर्दोष और दोषी का फैसला तो अदालत करेगी, ये हमें नहीं मालूम कि निर्दोष है या दोषी, लेकिन हम लोक व्यवस्था ये किसमें बनी रहेगी, इसको ध्यान में रखकर ये निर्णय करेंगे कि परमिशन दी जाए या न दी जाए। और यही टैक्टिस थी अरविंद केजरीवाल की कि इतना समय बिता दो, 4-5 साल हो जाएंगे, डिनाई कर दो, और ये कहो कि भाई अब उस बात का कोई मतलब बचा ही नहीं, और कोर्ट को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई ठीक है, जो होना था हो गया, ठीक है। तो इस ढंग से परमिशन डिनाई भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने अगर परमिशन को डिनाई करने का निर्णय किया तो ये चैलेंज भी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये पाया जाएगा कि नहीं, इन्होंने इतनी गलत बात कही है कि लोकहित में यह जरूरी है कि कितना भी समय हो गया हो इन्हें दंडित ही होना चाहिए, ठीक है, तो परमिशन दी गई है यह मानकर मुकदमे चल भी सकते हैं। लेकिन आप कुल मिलाकर जो बात समझेंगे वो सिर्फ इतनी कि इस सेक्शन को बनाने के पीछे जो विधायी नीति है वो यही है कि गलत दंडित हो, ये कानून हो सकता है, ये नीति हो सकती है,
लेकिन गलत को दंडित करने के चक्कर में कहीं हम अव्यवस्था को ही जन्म न दे दें, इसके लिए एक अथॉरिटी सोची गई, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, और वास्तव में व्यवस्था बनाने के लिए वही जिम्मेदार है। भाई लोक व्यवस्था, ये जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं की है। तो वे अपनी शक्ति का समुचित उपयोग करेंगे और इसका उपयोग व्यवस्था बनाने के लिए करेंगे, ऐसा मानकर इन अपराधों के संबंध में एक स्पेशल प्रक्रिया ये बनाई गई है। देखें क्या कहता है। कहता कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 7 के अधीन धारा 196, 299 या 353 की उपधारा 1 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, आप देखेंगे तो ये वही निकलेंगे सब, ठीक है। 505, 2, 3, 295 ए, यही सारे निकलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अथवा ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का, अथवा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 47 में यथा वर्णित किसी दुष्प्रेरण का। 47 देख लो जरा, 47 क्या कहती है। अच्छा, वो होगी जो 108 ए में थी, ठीक है। पहले जो 108 ए थी वो ये होगी 47, और 108 ए क्या कहती थी कि आप भारत के बाहर किसी ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करते हैं जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध माना जाता, ठीक है। तो आप भारत में उस अपराध के लिए दुष्प्रेरक के तौर पर दंडित हो सकेंगे। तो इन अपराधों को करने के लिए आप भारत के बाहर बैठकर अगर दुष्प्रेरित करेंगे किसी को और आप भारत में पा लिए गए, तो आपका जो प्रोसिक्यूशन है, वैसे तो पूर्व की धारा 187 जो वर्तमान सीआरपीसी, वर्तमान बीएनएस में बदल गई है, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी, संभवतः 208 हो गई, संभवतः जहां तक हमें याद पड़ता है, ठीक है, या 207 होगी, 207, 208 यही है। उसके अंतर्गत जहां आप पा लिए जाएंगे वहां आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। लेकिन चूंकि इन अपराधों को पर्टिकुलर करने का दुष्प्रेरण आपने भारत के बाहर बैठ के किया है, इसलिए आपका प्रोसिक्यूशन करने से पहले संबंधित सरकार की मंजूरी, ठीक है, पूर्व मंजूरी, यह भी जरूरत होगी। कहता है दुष्प्रेरण का संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। इन अपराधों के संबंध में प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए अपराध का संज्ञान न्यायालय तभी करेगा जबकि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी उसे मिली हो प्रोसिक्यूटर को कि वो प्रोसिक्यूट कर सके, ठीक है। कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 197, ये वही है 153 बी, ऊपर 153 ए है, अब 153 बी आ रही है, ठीक है। और ये आपका 505 की उपधारा 3 होगी या 2 होगी, जो इन्होंने 353 की उपधारा 2 लिखी है, या उपधारा 3 के अधीन, ठीक है, वही 505, 2 या 3। ऊपर ये 299, 295 ए होगा, ठीक है। यही अपराध थे 153 ए, 295 ए, ठीक है। यही अपराध पहले थे 505 1, 505 2, 505 3, ठीक है, ये थे। तो ऊपर आपका 196 ये 153 ए होगा, 299 ये 295 ए होगा, और 353 की उपधारा 1 ये 505 1 होगी, ठीक। अच्छा, नीचे आ जाइए, 197 ये 153 बी होगा, 353 की उपधारा 2 या 3 ये 505 2 और 3 होंगी, ठीक है। ये सेक्शन ये होंगे। आदिम दंडनीय किसी अपराध का अथवा ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। यानी ऊपर वाले 153 है, ठीक है, 153 है जो अब 196 है, 295 है जो अब 299 है, 353 1 जो अब 505 1 है, वो सॉरी जो पूर्व में 505 1 था, उसका संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से।
और जो पूर्व में 153 बी, 505 2 और 3 थे, जो अब 197 या 353 की उपधारा 2 और 3 हो गए, इनका संज्ञान, ठीक है, किसका? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट। और यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ऊपर वाला केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उसमें जिला मजिस्ट्रेट नहीं है, और नीचे वाले में जिला मजिस्ट्रेट भी आ गया। बस इतना ही अंतर आया है, ठीक है। और उसके बाद कहता है, कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 की उपधारा 2 के अधीन दंडनीय किसी आपराधिक षड्यंत्र के किसी ऐसे अपराध का जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने से आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न है, संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखित सम्मति नहीं दे दी है। परंतु जहां आपराधिक षड्यंत्र ऐसा है जिससे धारा 215 के उपबंध लागू है, वहां ऐसी कोई सम्मति आवश्यक नहीं होगी। पहले ये सेक्शन कौन सा था? 196 सबसेक्शन 2। पहले ये सेक्शन कौन सा था? 196 सबसेक्शन 2। और जब हमने एग्जाम देने शुरू किए थे तो ये खूब पूछा जाता था, ठीक है, धड़ाधड़ पूछा जाता था। इसमें क्या बात कर रहा है? आपराधिक षड्यंत्र की, ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र पहले कहां था? 120 बी में। 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र का दंड था, और 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा थी। अब आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन कहां आ गई होगी? 161 धारा 61 की उपधारा 2। डेफिनेशन नहीं, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र का दंड जो पहले कहां था? 120 बी में, वो अब कहां आ गया होगा? धारा 63 की, धारा 61 की उपधारा 2 में। देख लीजिए 61 की उपधारा 2। हाँ, 61 की उपधारा 2, ठीक है। 61 1 में आपराधिक षड्यंत्र जो पहले 120 ए में था डिफाइंड, वो शामिल कर दिया। उपधारा 2 में दंड आ गया, ठीक है। जो पहले 120 बी थी वो 61 की उपधारा 2 हो गई, और जो 120 ए थी वो 61 की उपधारा 1 हो गई, ठीक है ना। इस ढंग से आ गया। तो कहता है कि अगर आपराधिक षड्यंत्र है, और कैसा है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, ठीक है, या 2 वर्ष से अधिक जिसमें कारावास प्रोवाइड है, ऐसे अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र किया गया है। यानी आपराधिक षड्यंत्र किसके लिए? संबंध मामले की तरह जो विचारणीय है, ठीक है। 2 वर्ष तक का कारावास जिसमें प्रोवाइड है, वो मामला कौन सा कहलाएगा? संबंध मामला। अब देखिए, आपराधिक षड्यंत्र 2 प्रकार से हो सकता है। एक, आपराधिक षड्यंत्र किया, और आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में कोई काम, यह भी हो गया, ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र किया, हत्या का आपराधिक षड्यंत्र किया और हत्या हो गई, ठीक है। एक आपराधिक षड्यंत्र किया और बस मामला वहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। खाली आपराधिक षड्यंत्र किया और बस मामला वहीं पर खत्म हो गया, वहीं पर पुलिस ने अरेस्टिंग कर ली, ठीक है। षड्यंत्र खत्म, अपराध हो ही नहीं पाया, उसके अनुसरण में अपराध हुआ हो ऐसी दशा नहीं आई। दोनों बातें हो सकती हैं। तो अगर केवल आपराधिक षड्यंत्र है, उसके अनुसरण में अपराध नहीं है, और आपराधिक षड्यंत्र कैसा है? उसमें 2 साल से अधिक की सजा प्रोवाइड है, या मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड प्रोवाइड है, तो किसी की अनुमति नहीं चाहिए, ऐसे ही विचारण होगा। लेकिन सिर्फ सजा कितनी प्रोवाइड है? 2 साल तक। और हुआ क्या है? केवल आपराधिक षड्यंत्र, उसके अनुसरण में कोई अपराध नहीं हुआ,
केवल आपराधिक षड्यंत्र हुआ और वहीं पर मामला खत्म। अब अगर न्यायालय को संज्ञान करना है तो यह सेक्शन लागू होगा और इसकी रोक लागू होगी। क्या कहता है, देखिए, कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 की उपधारा 2 के अधीन दंडनीय किसी आपराधिक षड्यंत्र के किसी ऐसे अपराध का जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास की उससे अधिक के अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न है। यानी जिस आपराधिक षड्यंत्र की बात हो रही है वो सिर्फ 2 साल तक की सजा से दंडनीय है, सिर्फ 2 साल तक की सजा से। ठीक है, संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखित सम्मति न दी हो। यानी यहां जिस आपराधिक षड्यंत्र की बात हो रही है, एक तो उसके अनुसरण में कोई आपराधिक कार्य नहीं हुआ है, उसकी बात हो रही है। दूसरी बात, वो आपराधिक षड्यंत्र कैसा है, उसमें सिर्फ उस अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र हुआ है जो 2 साल तक की सजा से दंडनीय है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब अगर उसका संज्ञान करना है, यानी बहुत छोटे मामले को करने का आपराधिक षड्यंत्र हुआ और छोटा मामला भी घटित नहीं हुआ भी कुछ नहीं, केवल आपराधिक षड्यंत्र हुआ। क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा क्या है, जब 2 लोग अवैध कार्य करने के लिए, ठीक है, या वैध कार्य अवैध साधनों से करने के लिए, ठीक है, परस्पर सहमत हो जाते हैं तो वे आपराधिक षड्यंत्र करते हैं, ऐसा कहा जाता है। आगे की डेफिनेशन हम तो बोल ही देंगे, लेकिन जिन्होंने हमसे आईपीसी अभी नहीं पढ़ी है उन्हें आगे की बात समझ में आने में दिक्कत होगी। आगे कहता है, किंतु अपराध से भिन्न किसी कार्य को करने का आपराधिक षड्यंत्र तब तक दंडनीय नहीं होगा जब तक कि षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या लोक घटित ना हो जाए। और बस यही वो नुक्ता है जिसकी वजह से आपराधिक षड्यंत्र का अपराध लाना पड़ा था। उस पर चर्चा होगी जब हम अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इस पर बात करेंगे। वो अभी इस समय का इशू नहीं है, इसलिए उसे इस समय समझने का प्रयत्न ये भी छोड़ दीजिए, केवल मोटा मोटा समझिए कि आपराधिक षड्यंत्र क्या कहता है कि 2 लोग अवैध काम करने को सहमत हुए, बस खत्म बात। अवैध काम आगे हुआ या नहीं हुआ इससे कोई लेना देना नहीं, सहमत होते हैं। यह वैध काम अवैध साधनों से करने के लिए सहमत हुए, बस बात खत्म। काम आगे होगा या नहीं होगा इसका कोई मतलब नहीं। यह डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, इसके अनुसरण में काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो जाए तो यह आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कोड के जुडिक्शन जहां पर है उसके मुताबिक, जहां मुख्य अपराधी का विचारण चलेगा वहां इस षड्यंत्रकर्ता का विचारण भी चल सकेगा। ठीक है, और अगर यह हो कि षड्यंत्र के अनुसरण में कोई अपराध हो ही ना, ठीक है, सहमत होते हैं, अपराध तो तभी हो जाता है। आपराधिक कार्य का होना जरूरी तो नहीं है, आपराधिक काम कभी हुआ ही नहीं, लेकिन आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये हुई है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 2 तरह की हो सकती है। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसे अपराध को करने की हुई जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कठिन कारावास प्रोवाइड है। ठीक है, तब कोई रोक है ही नहीं, उसका प्रोसिक्यूशन चलेगा, उसके अनुसरण में कोई काम हुआ या नहीं हुआ, लेना ही देना नहीं। अब दूसरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से भिन्न है। अब जब ऐसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप ढूंढोगे जो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से भिन्न है तो बची कौन सी?
वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो 2 साल तक की सजा से दंडनीय अपराध को करने के लिए की गई है, वही तो बची। अब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो 2 साल तक की सजा से दंडनीय अपराध को करने के लिए की गई, इसमें भी 2 बातें हो सकती हैं। एक, इसके अनुसरण में वो काम किया भी जाए, और एक सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई लेकिन काम नहीं हुआ। अगर इसके अनुसरण में काम किया भी गया तो भी यह सेक्शन कोई रोक नहीं लगाता, संज्ञान होगा, सामान्य तरीके से होगा, 210 की प्रक्रिया से होगा। लेकिन यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई और इसके अनुसरण में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, और किस अपराध को करने के लिए? उस अपराध को करने के लिए जो सिर्फ 2 साल की सजा से दंडनीय है, और काम भी नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ। तो अगर ये लोग इस किस्म के हैं कि हैबिचुअली कोई ना कोई अपराध करने की कॉन्स्पिरेसी करते ही रहते हैं और अपराध करते ही रहते हैं, तब तो ठीक है, ये आदतन ऐसे लोग हैं, इनका प्रोसिक्यूशन होना ही चाहिए। लेकिन कोई लड़के हैं, मौज आ गई, लड़के मौज में अपराध करते हैं, मौज में अपराध, जैसे मौज में सिगरेट पी, क्योंकि पता है सिगरेट पीने से आदत लगेगी और फिर उस आदत को छुड़ाने में बहुत कठिनाई होगी। सामाजिक वर्जनाएं, नैतिक वर्जनाएं सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, सिर्फ आप अपने परेशानी की बात करिए तो आपको श्वास नली की दिक्कतें होंगी। एक दिन आएगा जब डॉक्टर कहेगा कि सिगरेट छोड़िए, ठीक है, और वो दिन जिस दिन आएगा उस दिन आपके लिए सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल होगी, उस दिन बहुत कठिनाई होगी, ठीक है, और तब तक हजारों रुपए फूंक चुके होंगे और फिर डॉक्टर को भी पैसे देंगे, ठीक है, शारीरिक पीड़ा भी सहेंगे और छोड़नी भी पड़ेगी, तीनों काम होंगे। लेकिन फिर भी मजे में पी रहे हैं। उन्हें खुद को सिगरेट पीकर अजय देवगन दिखाने का शौक है, उन्हें लगता है अजय देवगन लगते हैं, इसलिए पी रहे हैं, ठीक है। तो है मौज मजे में अपराध करने का षड्यंत्र किया, यानी सहमत हो गए अपराध करने के, जैसे सहमत हो गया अपराध हो गया, षड्यंत्र हो गया, और उसी समय पकड़ गए। दुर्भाग्य ऐसा, ठीक है, या यूं कहें सौभाग्य ऐसा, कर भी नहीं पाए। अब इन लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाए जबकि हुआ भी नहीं है, ठीक है, हुआ भी नहीं, तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में एक शक्ति दे दी गई किसे, कि अगर इस प्रकार का आपराधिक षड्यंत्र है जिसके अनुसरण में अपराध भी नहीं हुआ, जिसके लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि आपराधिक षड्यंत्र का ही अपराध हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ, और अगर अपराध होता भी तो 2 साल तक की सजा से दंड नहीं होता। लड़के देख के लगता है, तो न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए एक डिस्क्रिशनरी पावर ये किसे दे दी? राज्य सरकार को या जिला मजिस्ट्रेट को, कि इनकी लिखित अनुमति, ओरल नहीं, इनकी लिखित अनुमति के आधार पर ही, ठीक है, इसका प्रोसिक्यूशन होगा, अन्यथा नहीं। और अगर 215 के उपबंध लागू हो रहे हैं, यानी ऐसे अपराध को करने का आपराधिक षड्यंत्र किया गया है जो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान से संबंधित है, ठीक है ना, तो फिर 215 के उपबंध लागू है, तो फिर यहां से मतलब ही नहीं, फिर तो वो ही देखेंगे, फिर तो कोई लेना ही देना नहीं, ठीक है ना, तो यहां कोई बात ही नहीं, ठीक है। फिर कहता है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन मंजूरी देने से पूर्व, और जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन मंजूरी देने से पूर्व, और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 3 के अधीन मंजूरी देने से पूर्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं है प्रारंभिक अन्वेषण किए जाने के लिए आदेश दे सकता है, और उस दशा में ऐसे पुलिस अधिकारी को वे शक्तियां होंगी
जो धारा 174 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट है, जो पहले 155(3) थी, ठीक है ना। और 155(3) में क्या लिखता था कि जब पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट की अनुमति से अन्वेषण करेगा तो उसे गिरफ्तार, अभियुक्त को गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस अधिकारी को अन्वेषण में जितनी शक्तियां होती हैं सब होंगी। वही बात यहां रहेगी। अपराधों का संज्ञान यहां राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या फिर आपका जिला मजिस्ट्रेट, इनकी पूर्व मंजूरी से होगा। सिर्फ इतना ही लिखा है, यह नहीं लिखा है कि परिवार पर होगा, पुलिस रिपोर्ट पर होगा, या फिर मजिस्ट्रेट सुमोटो भी इनका संज्ञान ले सकेगा या नहीं ले सकेगा। इस संबंध में यहां कुछ भी नहीं लिखा है। यहां सिर्फ इतना लिखा है कि कॉग्निजेंस परमिशन से होगा, इतना ही तो लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉग्निजेंस परमिशन से होगा। इस बात को छोड़कर कॉग्निजेंस के संबंध में जो सामान्य व्यवस्था है वो लागू रहेगी। इसका मतलब संज्ञान परिवार पर भी हो सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर भी हो सकता है, ठीक है ना। और मजिस्ट्रेट स्वयं भी ले सकता है, सिर्फ इतना कि परमिशन होनी चाहिए। इतना ही तो है। अब मानिए एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस रिपोर्ट है, तो पुलिस अधिकारी, वो पुलिस अधिकारी स्वयं, ठीक है, परमिशन ले केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार की या फिर जिला मजिस्ट्रेट की, और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे तो संज्ञान होगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन ये परिवार प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है ना, ये मजिस्ट्रेट सुमोटो संज्ञान लेना चाहता है, परमिशन तो फिर भी चाहिए, ठीक है, परमिशन तो फिर भी चाहिए, क्योंकि बिना परमिशन संज्ञान नहीं होगा। और संज्ञान परिवार पर ही होगा, पुलिस रिपोर्ट पर ही होगा, या कैसे होगा इस संबंध में कुछ कहा नहीं। इसका मतलब संज्ञान लेने के लिए तीनों तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर पुलिस रिपोर्ट पर हो रहा है तो अन्वेषण हुआ ही होगा, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर परिवार पर हो रहा है, यह मजिस्ट्रेट सुमोटो ले रहा है, तो परमिशन तो फिर भी चाहिए। और फिर अगर परमिशन अप्लाई हुई, ठीक है ना, तो फिर जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, पुलिस अधिकारी जो कि निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न होगा, उससे यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे अपराध के संबंध में अन्वेषण करें, ताकि यह तय किया जा सके कि परमिशन दी जाए या परमिशन डिनाई की जाए, ठीक है ना। और फिर पुलिस अधिकारी उनके द्वारा की गई अपेक्षा के अनुरूप अन्वेषण करेगा, और जिसमें संकलित तथ्यों के आधार पर वे ये निर्णय करेंगे कि उन्हें परमिशन देनी है या परमिशन डिनाई करनी है। और जब पुलिस अधिकारी ये अन्वेषण करेगा, उस समय उसे वे सब शक्तियां प्राप्त रहेंगी जो धारा 174 की उपधारा 3 अर्थात 155 की उपधारा 3 के अंतर्गत उसे प्राप्त रहती थी। और तब वह संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अलावा अन्वेषण के संबंध में सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेगा, यानी सर्च एंड सीजर यह भी हो सकेगा। अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के कथन वो अभिलिखित कर सकेगा, अपराध के स्थान पर जा सकेगा, आदि आदि, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोसीजर तब जबकि राज्य के विरुद्ध अपराध किए गए, ठीक है, ये आपका आया। एक मिनट। और जो अगला सेक्शन है ये कौन सा था? पूर्व सीआरपीसी में 197, और ये लोक सेवकों के अभियोजन के बारे में बात करता है। लोक सेवक इंपॉर्टेंट लोग हैं, लोक व्यवस्था बनाने का काम उनके पास है, और जब लोक व्यवस्था वो बनाएंगे तो उन्हें कुछ ऐसे कामों को करना पड़ सकता है जो देखने में
बल का प्रयोग ये कहे जा सकता है, क्योंकि लोग अपने से अगर व्यवस्था बनाए तो फिर तो किसी निजाम की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कोई भी अपने से व्यवस्था बनाने को तैयार नहीं है, इसीलिए लोक सेवकों की जरूरत है। और लोक सेवक जब कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें थोड़ा प्रोटेक्शन ये भी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में यह होगा कि लोक सेवक तो दिन भर मुकदमे ही लड़ेंगे। इसलिए लोक सेवकों को प्रोटेक्शन दिया जाना जरूरी है, लेकिन यह प्रोटेक्शन इस हद तक भी नहीं बढ़ना चाहिए कि लोक सेवक किसी को अनायास या अकारण दुखी करें, अकारण परेशान करने की इजाजत यह भी नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी क्या है, ये जो दो विभिन्न हित हैं, एक हित कहता है कि लोक सेवकों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि वे लोक व्यवस्था बना रहे हैं, और लोक व्यवस्था बनाने में उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं जो कि लोगों को नापसंद ये भी आ सकते हैं, और वे लोग उनका फॉल्स एंड ठीक है वेक्सेशियस प्रोसिक्यूशन ये कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी बात है कि जनता की ये बात भी ठीक हो सकती है कि लोक सेवक अपनी स्थिति और परिस्थिति का दुरुपयोग करके उनके साथ दुर्व्यवहार करें, यह भी हो सकता है। तो दोनों स्थितियों के बीच आखिर कोई सामंजस्य है, इसको बिठाया जाना चाहिए, और इसी आवश्यकता की पूर्ति है तो ये सेक्शन 197 जो वर्तमान में 218 इस रूप में हमारे सामने है, इसको इनेक्ट किया गया। इसमें उन्होंने कहा है कि लोक सेवक जब अपनी पदीय हैसियत में काम कर रहा था, अब समस्या यही है कि इस पदीय हैसियत में काम करने की जो आवश्यकता है, इन शब्दों का क्या अर्थान्वयन किया जाए। एक बात तर्क के लिए बोली जा सकती है कि लोक सेवक का पदीय कर्तव्य यह कभी नहीं हो सकता कि वो कोई अपराध करे, यह पदीय कर्तव्य उसका नहीं हो सकता। इसलिए उसने कुछ भी किया जिसे अपराध के तौर पर किए जाने की शिकायत कोई कर रहा है तो उसका विचारण होना चाहिए, क्योंकि वो झूठ कह रहा है। ये क्यों मान लिया जाए भाई, ये काहे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के विरुद्ध झूठ शिकायत कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो भी विचारण तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी के भी खिलाफ कोई भी शिकायत करता है तो जिसके खिलाफ होती है वो यही कहता है कि झूठ है। आज तक कभी ऐसा तो नहीं हुआ अपवादिक मामलों को छोड़कर कि किसी के विरुद्ध किसी ने कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित किया हो और अपराधी ने कहा हो कि नहीं, अभियोजन संस्थित करने वाले की बात सही है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मीनिंग देयर बाय ऐसा अक्सर नहीं हुआ, कभी कभार हो भी जाता है कि अभियुक्त ने कन्फेस कर लिया कि हाँ इनकी बात ठीक है, हमने किया है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो फिर लोक सेवकों को कोई विशेष सुविधा ये क्यों दी जाए, जबकि अनुच्छेद 14 मौजूद है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो अगर कोई कहता है कि लोक सेवक ने हमारे खिलाफ अपराध किया है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब जब तक परमिशन नहीं होगी, ठीक है, उन व्यक्तियों की जो इस सेक्शन में वर्णित हैं, तब तक लोक सेवक के विरुद्ध इस शिकायत पर हम कोई संज्ञान नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ठीक है, आप संज्ञान करिए। और जैसे एक सामान्य व्यक्ति ये मना करता रहता है कि हमने इनकी बात झूठ है, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके इनकार पर कोई ध्यान दिए बिना आप उसके विरुद्ध शिकायत का संज्ञान भी करते हैं और उसका विचारण भी करते हैं, और विचारण के बाद आप ये तय करते हैं कि बात आरोप लगाने वाले की ठीक थी या आरोप से इनकार करने वाले की ठीक थी, ठीक है ना। लेकिन विचारण इसे करने के लिए तो आप किसी अनुमति
आज्ञा, परमिशन, इसकी प्रतीक्षा ये तो नहीं करते ना। तो आखिर लोक सेवकों के साथ ये बात क्यों, जबकि अनुच्छेद 14 मौजूद है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 14, ठीक है, यह नहीं कहता कि वर्गीकरण नहीं हो सकता, क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, यह नहीं कहता। वो क्या मना करता है, क्लास लेजिस्लेशन, वो वर्ग विधान को रोकता है, वर्गीकरण को नहीं। ठीक है, उनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट का लगातार ये कहना रहा है कि वर्गीकरण अगर किसी ऐसे अंतरक पर आधारित है जिस अंतरक को वास्तविक कहा जा सके, यह ना कहा जाए कि सिर्फ तर्क के लिए तुमने ये अंतरक गढ़ लिया है, ऐसा ना कहा जा सके। वो अंतरक वास्तव में डिस्क्रीनेबल हो, दिखाई देता हो, लगता हो कि नहीं ये अंतरक वाकई मौजूद है। अगर समाज के दो लोग किन्हीं भी कारणों से परस्पर इस प्रकार पृथक हैं कि उनकी पृथकता को अंकित करने वाला या उनकी पृथकता को बनाने वाला अंतरक किसी के द्वारा भी अनुभव किया जा सके, अर्थात अंतरक सुस्थापित है और वास्तविक है, ठीक है ना, तो उस अंतर के आधार पर उन दोनों व्यक्तियों के अलग अलग वर्ग बनाए जा सकते हैं। और इस वर्गीकरण को जिस अंतरक की उपस्थिति के कारण, ठीक है, बनाया गया है, अर्थात वर्गीकरण जिस उद्देश्य से किया गया है, उस उद्देश्य की आपूर्ति अगर इस अंतरक को बना देने से होती है तो फिर वर्गीकरण मना नहीं है, फिर वर्गीकरण हो सकता है। लेकिन यह मना है कि जब एक ही वर्ग में दो लोग रखे जाने योग्य हों और आप एक को तो वर्ग में रखो और दूसरे को वर्ग में न रखो, यानी एक ही जैसी परिस्थितियों में अगर दो लोग हैं तो उनके साथ डिफरेंट व्यवहार आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर लोगों की स्थितियों में ही अंतर है, ठीक है, और स्थितियों का यह अंतर वास्तविक है, तो उनकी स्थिति के इस अंतर के कारण उनके वर्ग भी अलग किए जा सकते हैं और उनकी इस स्थिति को के अंतर को देखते हुए जो कुछ किया जाना जरूरी हो वो सब भी किया जा सकता है। अर्थात अंतरक होना चाहिए और अंतरक जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति इस अंतरक के निर्माण से यदि हो रही है तो फिर वर्गीकरण हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने लगातार बोला है। अनुच्छेद 14 पर जब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस पर बात आएगी भी, तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवकों का ये जो अलग वर्ग बनाया गया, जिसके बारे में ये कहा गया कि अगर वो अपनी पदीय हैसियत में काम कर रहे हैं तो 197 या 218 के अंतर्गत यदि उनके विरुद्ध कोई अपराध करने की शिकायत की जाती है तो उन व्यक्तियों की या उन प्राधिकारियों की जिनका उल्लेख इस सेक्शन में हुआ है उनकी अनुमति अपराध का संज्ञान उनके विरुद्ध किए जाने से पूर्व जरूरी होगी। ये एक सुस्थापित अंतरक पर है और वो सुस्थापित अंतरक क्या है कि लोक सेवक चूंकि लोग व्यवस्था बनाते हैं इसलिए उनके जो पदीय कर्तव्य हैं उनके कारण वे जिन स्थितियों का सामना करते हैं उनको देखते हुए उन्हें अन्य लोगों को जिस ढंग से अभियोजित किया जाता है उससे अलग किया जाना ये युक्ति संगत भी है। और यदि ऐसा किया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 के किसी भी भांति प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि यह वर्गीकरण वाकई है, वास्तविक है। और इस वर्गीकरण का एक उद्देश्य है कि उन्हें अनवांटेड कंप्लेंट से बचाया जाए, अनवांटेड अभियोजनों से बचाया जाए। लेकिन यह सुरक्षा इतनी अधिक नहीं हो सकती कि वे कोई कुछ भी करें, वे कुछ भी करें और उनका अभियोजन न हो पाए। तो इस सुरक्षा को उसी सीमा तक रहना चाहिए
जिस सीमा तक वे अपनी पदीय हैसियत में काम कर रहे थे और उन पर अपराध को करने का अभियोजन चलाने का प्रयत्न हो रहा है, इस सुरक्षा को इसी सीमा तक रहना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कब माना जाए कि वे पदीय हैसियत में काम कर रहे थे, क्योंकि अगर पदीय हैसियत में काम कर रहे थे तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। तब सुरक्षा यह नहीं कि उनका अभियोजन नहीं होगा, यह नहीं है, ठीक है। तब भी सुरक्षा यह कि अभियोजन हो सकता है किंतु अनुमति से, यानी यह भी हो सकता है कि अभियोजन न हो और यह भी हो सकता है कि अभियोजन हो। लेकिन अगर पदीय हैसियत से बाहर काम कर रहे थे तो अभियोजन होगा ही, और बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया से होगा, तब किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कब उन्हें पदीय हैसियत में काम करते हुए माना जाए, यह एक सवाल है, इस पर कल बात करेंगे, देखेंगे।